हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल स्वयं क्लासेस में। जैसा कि आप लोग का डिमांड था सर, बिल्कुल हम लोग की तैयारी नहीं हो पा रही है। हम लोग की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं आंकिक प्रश्नों के। तो बिल्कुल बच्चों, आज की जो क्लास है वो बिल्कुल स्पेशली आप लोगों के लिए है, जो आंकिक प्रश्न की श्रृंखला है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो एक छोटा सा मैराथन क्लास 2022 के हमारे बच्चों के लिए। इसमें केवल भौतिक रसायन, हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, आज की क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री के सिर्फ दो, कौन कौन, ठोस अवस्था और विलयन से संबंधित सभी फॉर्मूले और फॉर्मूले के साथ विथ सॉल्यूशन, मतलब कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई होता है उसके सॉल्यूशन के साथ आज की क्लास को हम देखेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें, ये केवल भौतिक रसायन पे संबंधित है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चार्ट पेपर पर सभी फॉर्मूले को लिखकर याद करें। तो सबसे आसान तरीका होता है कि अगर चार्ट पेपर पे हम लिख लें तो वो आसानी से हमें याद हो जाएंगे, और ये बिल्कुल आसान तरीका आपको समझने के लिए। तो हो जाइए तैयार, हम भी हैं बिल्कुल तैयार आपके द्वारा दिए गए क्वेश्चंस को। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो बताइएगा, अगर डाउट्स नहीं है तो बिल्कुल डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर हम सबसे पहली बात करें तो आज की क्लास की सबसे पहली टॉपिक हम लोग लेते हैं क्या, ठोस अवस्था। देखिए, ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सॉलिड स्टेट से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, फॉर्मूला नंबर 1 की बात करें। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे तो अक्सर आप देखे होंगे कि एक घन होता है, इस घन के 4 कोने होते हैं। 4 कोने ना कहकर 8 कोने कहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये 8 कोने होते, इसे कहा जाता है फलक और इसे कहा जाता है कोर या कोना। पहले बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं? तो जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, हो जाइए तैयार, हम भी बिल्कुल है तैयार। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे जरूर बताइएगा, हम आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक, और आंसर भी कैसे, सॉल्यूशन के साथ। तो बिल्कुल बच्चा हो जाइए तैयार, फास्ट फास्ट, जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन से फॉर्मूले को लिया जाता है। ये हम लोग के वो आसान तरीके हैं जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे कि हम किस प्रकार से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहला फॉर्मूला नंबर है 1, लिखिए। परमाणुओं की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, परमाणुओं की संख्या के आधार पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अगर परमाणुओं की संख्या की बात करें, एक क्वेश्चन बनता है आपका, मतलब एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, क्या, आधघनी एकक कोष्ठिका में, आधघनी एकक कोष्ठिका में फॉर्मूला नोट कर लीजिए। 8 कोने होते, 1/8, ये बराबर हो जाएगा 8 से 8 कट के कितना, 1। और दूसरा बनता है बी, क्या, बीसीसी एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में, क्या, 8 गुणे 1/8, जैसा कि फलक होता है 8 से 8 कटा तो ये हो गया 1 + 1, और 1 प्लस 1 मिला के तो बोले कितना आ गया, 2। अब ये स्टेप क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप कॉपी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो पहले दोनों फॉर्मूले को नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और हम इसको वहां पे कैसे लगा पाएंगे। ठीक है, इसके बेस पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या, जब किसी घनी जालक के केंद्र पर, जब किसी घनी जालक के केंद्र पर घनी जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु है तो उसकी परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। और देखिए बेटा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसकी परमाणुओं की संख्या क्या करें, ज्ञात करें। तो क्या हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि काय, जैसा कि आपसे कह रहे हैं कि जब किसी घनी जालक के केंद्र पर, केंद्र मतलब यहां पे कोई परमाणु उपस्थित है, इसी को बोलते हैं क्या, काय, केंद्र। ठीक है, या अंतःभाग, केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में, घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या। तो बताइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या जाना कि हमारे पास अंतः केंद्रित है और अंतः केंद्रित के लिए हमेशा क्या लगाते, बीसीसी। तो हमने क्या पाया कि इसमें 1/8, 8 कोने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 1, 8 से 8 को काट दो एक बार में, 1 प्लस 1 बराबर कितना, 2। बताइए, क्या इस बात से आप सहमत हैं? है तो यस सर में आंसर दीजिए, फास्ट फास्ट। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप क्लियर है तो बस आप एक लाइन लिख दीजिएगा, यस सर क्लियर है। इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल। इस तरह क्या होगा, हम लोग अपनी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे और जितनी भी चीजें हम लोग के एग्जाम में आएंगी उसको हम स्लोली स्लोली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये बात समझ में आई? आइए, फॉर्मूला नंबर 1 परमाणुओं की संख्या के आधार पर, फॉर्मूला नंबर 2 क्या है भाई, घनत्व के आधार पर। अगर हमसे घनत्व के आधार पर बोला गया तो याद रखिएगा, एकक सेल का घनत्व, एकक सेल का घनत्व, जिसको बेटा दिखाते हैं रो से, क्या हो गया, Z गुणे M बटा A3 इंटू Na। यहां तक कोई दिक्कत? रो इसका क्या है, घनत्व है, M द्रव्यमान है, Z उसका परमाणु क्रमांक है, A उसकी भुजा है और Na को कहते हैं क्या, अवोगाद्रो नंबर। हम लोग के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाएगा, एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये 2016 का क्वेश्चन है जो इसके उदाहरण पे है। क्या है, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है।
सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में घनाकार जालक के रूप में किसमें भाई? घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर तथा एकक सेल का कोर ये 2016 का क्वेश्चन है, 430 पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, एकक सेल में परमाणुओं की क्या करना है? गणना कीजिए। अब कुछ चीजें आपको एग्जाम में दी होगी, जैसे याद कर लिए सोडियम का घनत्व दिया होगा, सोडियम का घनत्व दिया है आपको क्वेश्चन में, क्या 0.9623 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। परमाणु भार आपको पता ही है, परमाणु भार 23 होता है और अवोगाद्रो संख्या का मान मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, 6.022 गुणे 10⁻23। इतनी चीजें आपके एग्जाम में दी गई हैं और हमें इससे निकालना है क्या? एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। मतलब क्वेश्चन में हमसे Z का मान पूछ रहा है, बाकी चीजें दी हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले याद रखना होगा हमें क्या दिया है और क्या निकालना है। तो आपको देखिए दे दिया है सोडियम का घनत्व, मतलब रो का मान आपको दिया है क्या? कितना? 0.9623। द्रव्यमान दे दिया, m का मान कितना? 23। एक कोर की लंबाई दे दी आपको 430 पिकोमीटर। अब मेरे बच्चे क्या जानते हैं? मेरे बच्चे जानते हैं एक पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करिए, इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 430 गुणे 10⁻⁻10 ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं एक पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। बताइए Na का मान हमें पता है 6.022 गुणे 10⁻23। अब इसके अनुसार हमें क्या निकालना है? Z की वैल्यू निकालनी है। और जैसा कि फॉर्मूला हम जानते हैं Z, तो अब इनको क्या करिए, इससे गुणा कर दीजिए और इसको बटे में दीजिए। तो एक फॉर्मूला हम लोग के पास आ जाएगा, Z बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू AQ इंटू Na बटा M। बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं? अब रो की वैल्यू आपको पता है कितनी? 0.9623, 430 पिकोमीटर था। तो 430 गुणे 10⁻⁻10 का होल क्यूब। अवोगाद्रो नंबर का मान आपको बताया 6.022 गुणे 10⁻23। अब पूरे के बटे क्या? 23। करिए बेटा, इसको सॉल्व करिए। कर सकते हैं आप, बहुत इजी है। इसको सॉल्व करने पर आएगा
ये कट जाएगा, टोटल होगा 46/23 और काटने के बाद आंसर आएगा क्या? 2। आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, इसको कैलकुलेट करिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो मुझसे बताइएगा, हम उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है? आ रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। कॉपी कर लीजिए। आगे चला जाए, फॉर्मूला नंबर 3। चलिए, ये तो घनत्व के संबंधित था। अब हम लोग आते हैं आयतन संबंधित। फॉर्मूला नंबर 3, क्या है? आयतन संबंधित। अगर हम आयतन से संबंधित देखें तो कहा जाता है क्या? एकक कोष्ठिका का आयतन बताइए क्या? एकक कोष्ठिका का आयतन याद रखिएगा, a इंटू ए आयतन क्या? a⁻³ ठीक है। b, और हम लोग क्या जानते हैं? आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। बताइए बेटा। और इसी में अगर हमसे पूछे एकक कोष्ठिका की संख्या c, एकक कोष्ठिका की संख्या क्या हो गया? बराबर तत्व का कुल आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। हम लोग के बोर्ड एग्जाम में 2018 में एक क्वेश्चन आया था इससे संबंधित, इसीलिए हम प्रीवियस के वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो हम लोग के बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 2018-19 दोनों का था। क्वेश्चन है, एक तत्व बीसीसी, एक तत्व बीसीसी जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जालक रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है, जिसके कोर की लंबाई, जिसके कोर की लंबाई कितना? कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। अब याद करिएगा पिछली, एक पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। ओके, और दे दिया है तत्व का घनत्व,
क्या है भाई, तत्व का घनत्व हम लोग को दे दिया है कितना, 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 208 ग्राम तत्व में संख्या बताना है। ठीक है, 208 ग्राम तत्व में एकक कोष्ठिका की संख्या। क्वेश्चन को रीडली पढ़िए और उसके बाद पूछिए क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया है कि एक तत्व बीसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है, जिसके कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है। तत्व का घनत्व इतना है, 208 ग्राम तत्व में एकक कोष्ठिका की संख्या, मतलब आपसे पूछा है एकक कोष्ठिका की संख्या पूछा है, तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तत्व का कुल आयतन और बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो अब हमें कुल आयतन कैसे निकलेगा, तो एकक कोष्ठिका के आयतन के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे a⁻q, है कि नहीं। तो आप यहां लिखिए, प्रश्नानुसार हमें पहले क्या चाहिए, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, क्या भाई, उसके कोर की लंबाई, हम लोग ए को यही ना कहते हैं, ए जो क्या कहलाता है, ये कोर की लंबाई है, तो उसके एक कोर की लंबाई हमें पता चल गई कितनी, 288 पिकोमीटर है। तो 288 गुणे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर होगा आपके पास, 2.39 गुणे 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है तत्व का कुल आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। हमें क्वेश्चन में तत्व का द्रव्यमान दे दिया है 208 ग्राम और घनत्व दे दिया है कितना, 2.7। तो हम यहां से इसका क्या निकाल सकते हैं, आयतन। तो फॉर्मूला रख दीजिए, आयतन बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना 208 ग्राम बटे घनत्व कितना बेटा 2.7। अब आपके पास कैलकुलेटर है, जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो कैलकुलेट करने पर आएगा कितना, 77.03 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए दोनों चीज निकल गई, एक कोर की लंबाई निकल गई और उसका आयतन निकल गया। तो हमें तत्व का कुल आयतन पता चल गया कितना, 77.03 और एकक कोष्ठिका का आयतन पता चल गया कितना, 2.39 गुणे 10⁻23। अब इसी को कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए फास्ट। ये -23 है, इसको कैलकुलेट करिए और जल्दी से आंसर बताइए बेटा। तो हम 1 मिनट आपको दे रहे हैं, देखिए कौन सबसे पहले करके दिखाता है। ओके, फास्ट फास्ट। जल्दी बेटा जल्दी, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं है, बस क्वेश्चन को समझेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इजी है।
कितना आ रहा है? कैलकुलेट करने पर मेरा 32.23 गुणे 10 पे घाते 23 आ रहा है। आप अपना कैलकुलेट करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फॉर्मूले के साथ विथ एग्जांपल है, आपको कठिनाई नहीं हो रही होगी, आसानी से आ रहा होगा समझ में ना। बताइए। तीन क्वेश्चन समझ में आ गए? अगर आ गए तो यस सर में से दीजिए। चलिए, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 क्या करें? इकाई सेलों की संख्या के आधार पर, इकाई सेलों की संख्या के आधार पर। अब हमसे इकाई सेलों की संख्या के आधार पर पूछ रहा है, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। लिखिए, इकाई सेलों की संख्या बराबर कुल सूत्र की इकाई संख्या बटे एक सूत्र की इकाई संख्या। बताइए, यह बात क्लियर है? कुल सूत्र की इकाई संख्या बटे एक सूत्र की इकाई संख्या। एक छोटा सा क्वेश्चन ले रही है, क्वेश्चन 2017 का पूछा हुआ है। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, इसीलिए एक क्वेश्चन फॉर्मूला, उसका एक एग्जाम्पल, एकदम इजी तरीके से समझा रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले इकाई सेल की संख्या, तो हम लोग जानेंगे पहले प्रश्नानुसार हमें दिया गया है भार कितना, 58.5। यहां से आप NaCl की मोलों की संख्या निकाल लीजिए। अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं मोलों की संख्या, NaCl का भार बटे NaCl का अणु भार। अब देखिए बेटा, ये जो है ये भार है, और NaCl को तोड़ोगे तो 23 प्लस 35.5, मतलब आ जाएगा इसका 58.5। ये इसका हो जाएगा क्या, अणु भार। तो अगर आप देखिए तो दोनों की संख्या लगभग क्या है, बराबर है, मतलब मोलों की संख्या आई आपकी क्या, 1 मोल। ओके, 1 मोल आ गई। आगे चले, क्या कह रहा है कि NaCl की एक इकाई सेल में NaCl सूत्र इकाई संख्या
क्या कह रहा है? सूत्र इकाइयों की कुल संख्या कितना बेटा? 4। और फॉर्मूला लगा दीजिए, इकाई सेलों की संख्या, तो एक इकाई सेल में इतनी या कुल संख्या होगी अवगाद्रो संख्या के बराबर। मतलब 1 मोल NaCl की इकाई संख्या उसके अवगाद्रो संख्या के बराबर, मतलब 6.022 गुणे 10 पे घाते 23। तो कुल इकाई की संख्या हो गई हमारी कितनी? 6.022 गुणे 10 पे घाते 23। एक इकाई की संख्या कितनी हो गई? 4। अब 4 से काटकर इसका आंसर बताना है हम लोग को कि कितना आ रहा है। बताइए, क्या यह बात दिमाग में बैठ रही है? क्वेश्चन में क्या पूछा? कैलकुलेट करिए बेटा इसको। इसको काटकर कितना आ रहा है? 1.505 गुणे 10 पे घाते 23। ये आया हमारा इकाई सेलों की संख्या के आधार पर। आइए फॉर्मूला नंबर 5 चलते हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 5 क्या कह रहा है? बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर 5 नाम सुना होगा, संकुलन क्षमता। है कि नहीं? क्या होता है भाई संकुलन क्षमता? संकुलन क्षमता बराबर, मतलब संकुलन क्षमता के आधार पर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन में हमसे संकुलन क्षमता पूछता है 100% ये आता ही आता है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिए आप। क्या है? संकुलन क्षमता बराबर क्या? एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा आयतन, एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा घेरा आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन गुणे 100 इंटू %। बताइए क्या इस बात से सहमत है? अब जैसा कि आपसे कह रहा है कि गोले द्वारा घेरा गया आयतन, अब मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर जब भी गोले का आयतन पूछे तो गोला का आयतन क्या होता है बताइए? याद आ रहा है? 4/3 πr³। और अगर कभी भी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछे? विकर्ण, तो हम लोग विकर्ण क्या जानते हैं? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। बताइए बच्चा, क्या इस बात से आप सहमत हैं कि अगर कभी भी हमसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या संकुलन क्षमता, तो हम लोग क्या करेंगे? एकक कोष्ठिका में गोलों द्वारा का आयतन बटे एक कोष्ठिका कुल आयतन। गोला का आयतन हम लोग जानते हैं 4/3 πr³। और विकर्ण हो गया हमारा कर्ण का होल स्क्वायर
बराबर लंब का होल स्क्वायर और आधार का होल स्क्वायर। बताइए इस बात से सहमत है? तो ये 5 फॉर्मूले हो गए आपके किसके? ठोस अवस्था के, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट विलयन, बोले तो सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन चैप्टर को प्रेफरेंस करें तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आते हैं, आप एक जगह लिख लीजिए। अभी क्या करेंगे, एक साथ लिख लेते, फिर इसके बाद एग्जांपल देके बताते हैं आपको। जैसा कि विलयन की बात हो रही तो विलेय और विलायक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला ही बनता है नंबर 1, जिसको हम ए से डिनोट कर दे रहे हैं। क्या? प्रतिशतता। प्रतिशतता के आधार पर तो 3 प्रतिशतता होती है। एक द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशतता, दूसरा द्रव्यमान बाई आयतन प्रतिशतता, तीसरा क्या? आयतन बाई आयतन प्रतिशतता। बताइए अगर हम बात करें द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशतता तो फॉर्मूला बनता विलेय का द्रव्यमान बटे टोटल बेटा विलयन, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। क्या बताइए इस बात से सहमत हैं? उसी तरह द्रव्यमान और आयतन की बात करते तो ऊपर कोई चेंज नहीं, विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणे 100। और तीसरा हमसे कहता विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। अब हमें क्वेश्चन से कैसे पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो फंडा ये कहता है कि जब भी क्वेश्चन ग्राम में हो तो समझ जाइएगा कि द्रव्यमान वाला लगाना है, और जब भी क्वेश्चन में हो क्या मिलीग्राम तो समझ जाइएगा क्या आयतन वाला फॉर्मूला लगाना है। एक फॉर्मूला क्वेश्चन हम ले ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 40 ग्राम NaCl को 460 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की सांद्रता की गणना करें। अब देखिए बेटा दिमाग में आएंगे 3 फॉर्मूले, या तो द्रव्यमान प्रतिशतता हो सकता है, या तो क्या हो सकता है आयतन प्रतिशतता हो सकता है, और या तो क्या हो सकता है आयतन प्रतिशतता हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक यहां लगेगा तो वो एक लगेगा, तो लगेगा कौन लगेगा? सवाल यहां ये है।
तो आपको हिंट दिए थे कि बेटा ये देखो यहां ग्राम है, यहां भी ग्राम है, तो हम सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा क्या, जिसको हम स्मॉल w बाई कैपिटल W से भी दिखाते हैं। विलेय कौन है, NaCl विलेय है और 460 ग्राम जल विलायक है। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा विलयन। मतलब अगर हम बात करें विलयन की तो विलयन हमारा 40 प्लस 460 ग्राम मतलब 500 ग्राम का विलयन बन रहा है। फॉर्मूला कह रहा है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन, तो 40 ऊपर नीचे 500 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब 5 के पहाड़ा से इसको काटो 8 बार में, तो 8% इसका क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशतता। बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं? है तो यस सर में आंसर दीजिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, कुछ और फॉर्मूले, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलरता। मोललता मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। मोल अंश, ये वो फॉर्मूले हैं जो हर बार हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे मोलरता की, तो मोलरता का फॉर्मूला दिखाने के लिए कैपिटल M का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे क्वेश्चन बनता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। दूसरा क्या कह रहे हैं, मोललता स्मॉल m से, विलेय के मोलों की संख्या बटे, अब विलयन की जगह इसमें क्या कर दीजिएगा, विलायक का भार, और विलायक का भार हम लोग किस में लिखेंगे, W में। मोलरता नॉर्मलता में संबंध क्या है भाई, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणुभार। और एक कह रहे हैं मोल अंश। मोल अंश हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के मोलों को जोड़ते हैं विलेय और विलायक की, तो इसकी वैल्यू आ जाती है क्या, 1। मतलब अगर xn को देखें तो विलेय के मोलों की संख्या विलेय और विलायक के मोलों की संख्या, और इसको देखा जाए तो विलायक के मोलों की संख्या विलेय और विलयन के मोलों की संख्या। बताइए क्या इस बात से आप सहमत हैं? आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं क्या हमने देखा। आज की हम लोग की मैराथन क्लास है जो 2022 की है, फॉर्मूला ठोस अवस्था और विलयन। अगर हम ठोस अवस्था को देखें तो हम लोगों ने पाया कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्मूला नंबर 1 परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ये 3 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले हैं और उसका विथ सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं हमारे सभी बच्चों को सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला नंबर 2 विथ सॉल्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो तुरंत मुझे टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।
आयतन से संबंधित, इकाई सेलों से संबंधित, संकुलन क्षमता से। ये देखिए संकुलन क्षमता में इतने क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए विलयन। विलयन बहुत बड़ा है, अभी आगे भी है, बिल्कुल मत घबराइए, जल्दी से इसको कॉपी करिए। और मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता, मोलर्स, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारी सीरीज को जल्दी से चार्ट पेपर बनाइए जो आपको आसानी से याद हो सके। बाय बाय।